हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लर्न विद दिव्यांगना। सो देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके डेवलपमेंट को, आपके विकास को प्रभावित करते हैं। और ये हमारी है क्लास 5th। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने सारा कंसेप्ट जाना डेवलपमेंट का क्या होता है, कौन कौन से लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव्स हैं जो बेसिकली डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, कौन कौन से वो कारक हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, आप इसको ऐसे समझो, जैसे ये तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, बच्चा छोटे से बड़ा होता है, तो कौन कौन से वो इंटरनल वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो उसके विकास को, उसकी ग्रोथ को, उसकी हर चीज को बेसिकली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप जैसे खुद से एक बार रिलेट करो, अभी क्या हो, आप लोग एक स्टूडेंट हो, ठीक, और आप किसी ना किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके अंदर भी दो तरीके के फैक्टर्स हैं जो आपकी तैयारी को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बेसिकली इफेक्ट कर रहे हैं। एक इंटरनल फैक्टर भी होगा और एक एक्सटर्नल फैक्टर भी होगा, और इन दोनों फैक्टर्स के अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अपने क्या होते हैं, इम्पैक्ट्स होते हैं। ठीक है, हर चीज का एक सकारात्मक प्रभाव भी होता है और एक नकारात्मक प्रभाव भी होता है। अगर कोई चीज नेगेटिव वे में चली जाएगी तो ऑब्वियस है कि वो चीज नेगेटिव, उसका आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव में जाएगी तो भैया पॉजिटिव मिलना है। ठीक है, अब सपोज करो जब आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन है ना। सपोज क्या कि भैया आपको इस बार अपना पेपर निकालना है, आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना है। जब आप लोग अपने पेरेंट्स को देखते हो, उनका स्ट्रगल देखते हो, तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन आता है ना, एक इंटरनली मोटिवेशन आता है। उसमें आपको एक बाह्य मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई आपसे कहेगा तो आप पढ़ने बैठोगे। वो जो होता है ना स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स का कि यार चलो एक टाइम टेबल बनाते हैं, फिर 4-5 दिन तो उस टाइम टेबल के हिसाब से बच्चा चलता है। ठीक है, तो वो जो 4-5 दिन या वो जो 10-12 दिन चल रहा है ना, वो जो एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आप उस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, वो आपका एक इंटरनल मोटिवेशन है। तो ये आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है, तो इसका इम्पैक्ट आप पे पॉजिटिव पड़ेगा। सीधी सी बात, ये मैं आपको ना एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पेडागोजी समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए, आपकी जो पकड़ है चीजों पे, जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा भैया, आपके अंदर वो इंटरनल मोटिवेशन आएगा, है ना, तो वो अंदर से आ रहा है और वो पॉजिटिव वे में आ रहा है। आपको लग रहा है यार पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल हमारे लिए किया है, सब कुछ है, तो हम भी उनके लिए, अब हमारा टाइम है कि हम उनके लिए कुछ करें, है ना। तो ये इंटरनल चीज है, यानी कि ये आपका एक इंटरनल फैक्टर है जो आपकी चीजों को, आपके चीजों पे क्या कर रहा है, बेसिकली इफेक्ट कर रहा है। हाँ, अब इसी तरीके से अब दूसरा, अगर आप नेगेटिव सेंस देखते हो, एक्सटर्नल का हम देखते हैं। अब क्या है भैया, पढ़ने तो बैठ गए, थोड़ी देर में क्या होता है, फोन होता है पास में, अलग अलग एप्स होते हैं, इंस्टा चला लो, फेसबुक चला लो, चैटिंग कर लो, ये कर लो। एक बार बस ऑन हुआ, फिर तो बस वो ऐसे स्क्रॉल जब तक होता ही रहता है, जब तक सुबह के 2 से रात तक के बिल्कुल 4-5 ना बज जाए, पता नहीं चलता कब टाइम चला गया। फिर लगता है अरे यार इससे तो पढ़ ही लेते, है ना, इतना टाइम वेस्ट हो गया। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपकी तैयारी को प्रभावित कर रहा है। किस वे में, नेगेटिव वे में कर रहा है। सीधी सी बात है, फोन चला के आपका रिजल्ट नहीं आने वाला, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, बात है समझ में। इसी तरीके से हर चीज को कोई ना कोई चीज प्रभावित करती है, इंटरनल भी करती है और एक्सटर्नल भी करती है। जैसे हमने जब ग्रोथ पढ़ा था तो वृद्धि के अंदर आपके इंटरनल फैक्टर्स थे, ठीक है, इसी तरीके से आपके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, लाइक आपका एनवायरमेंट था, ये सब चीजें थी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स, वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब हम दोनों को एक साथ लेके पढ़ेंगे। फाइन, तो देखिए सबसे पहले आता है किसी भी चीज को दो चीजें आपके प्रभावित करती हैं, एक उसके आंतरिक कारक होते हैं और दूसरे उसके बाह्य कारक होते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। इंटरनल में जो सबसे पहला और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका हेरिडिटी। ठीक है, आपका जेनेटिक फैक्टर जो होता है, ठीक है, यानी कि वंशानुक्रमिक तरीके से जो आपके अंदर प्रभाव आते हैं, जो आपके अंदर बेसिकली जो चेंजेस होते हैं, वो हद से ज्यादा इफेक्ट करते हैं आपकी किस पे, हेरिडिटी पे बेसिकली डिपेंड करते हैं। इस चीज को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कौन कौन सी चीज, भाई आपका अपीयरेंस, ठीक है, आपका जो रंग रूप है वो कैसा होगा। अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा गोरे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बच्चे भी उनके क्या मिलेंगे, थोड़े व्हाइट मिलेंगे, मतलब गोरे गोरे वाले बच्चे हो जाते हैं। अगर जिनका पेरेंट्स का कलर थोड़ा सा मतलब मीडियम है, ओके है, तो वो रंग रूप जो होता है बच्चे का, वो भी अपने माता पिता पर, अपनी फैमिली पर जाता है।
इसी तरीके से आपकी जो लंबाई है, ठीक है, आपकी जो हाइट है कि आप कितने फीट के हो रहे हैं, कितने लंबे लंबे या कितने छोटे छोटे, तो वो सब क्या है, वो सब भी आपकी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, ओके, एक मिनट। यस, ठीक है। इसके बाद आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी आपका शारीरिक जो विकास है, वो भी आपकी हेरिडिटी पे, आपके जीन्स पे डिपेंड करता है। हेरिडिटी होता क्या है, पहले इसको समझ लो। हेरिडिटी एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनका ट्रांसमिशन होता है आपके पेरेंट्स से, यानी कि पेरेंट्स से बच्चे के अंदर, किसके थ्रू, जीन्स के थ्रू। किसके थ्रू, जीन्स के थ्रू। इसलिए उसको जेनेटिक भी बोला जाता है, क्योंकि वो जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो बेसिकली जीन्स के थ्रू होता है ना। और अलग अलग आपकी ग्लैंड्स होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, सिक्रेशन होते हैं, हार्मोन्स वगैरह के वो सिक्रेट होते हैं। तो ये सब चीजें ही हैं। अब बायोलॉजी में आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, फिलहाल मैं आपको पेडागोजी के उद्देश्य से समझा रही हूँ, तो उसको समझेंगे आप लोग। तो दैट इज आपका जो अपीयरेंस है, यानी आपका रंग रूप है, आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई, आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, इसी तरीके से आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है, आपके अंदर कितनी तार्किक क्षमता है किसी भी चीज को समझने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो सब चीजें, इवन आपका इंटेलिजेंस भी काफी हद तक आपके हेरिडिटी पे जाता है। अगर आपके पेरेंट्स काफी मतलब तेज हैं, बहुत ज्यादा उनका IQ तेज है, तो कहते हैं बच्चे भी उनके बुद्धिमान हो जाते हैं, ठीक है, बच्चे भी अपने आप तेज होते हैं। ऐसे नहीं कहते थे बच्चों को, ये तो अपने पापा पे, अपनी मम्मी पे गया, देखो कितना तेज लड़का है, ये तो उन पे गया है। तो ये सब क्या है, तो उनकी जो वो बुद्धिमत्ता है, जो वो इंटेलिजेंस है, वो भी तो उनके पेरेंट्स पे जा रही है ना। इसी तरीके से जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो किस पे जाता है, वो आपके, भाई अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में सब लोग बीमार ही रहते हैं, तो आपके अंदर भी उसी तरह के जीन्स आ जाएंगे, आप भी कहीं ना कहीं हद तक बीमार रहोगे, कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज आपके अंदर भी पाई जाएंगी, है ना। तो ये सब चीजें भी आपको हेरिडिटी से आती हैं। सिमिलरली यहां तक की जो मेमोरी होती है, जिसको हम स्मृति बोलते हैं, ये भी आपकी हेरिडिटी से आपको मिल जाती है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स की मेमोरी बहुत तेज है, वो इतने सालों पुरानी बातों को भी अपने दिमाग में रखते हैं, कुछ भूलते नहीं है, बहुत तेज है, तो काफी हद तक चांसेस होंगे कि आपकी मेमोरी भी तेज ही रहेगी, राइट। इसी तरीके से लर्निंग एबिलिटीज जो होती है, मतलब सीखने की क्षमता, अगर आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली में वो जो क्षमता है वो बहुत तेज है, आप बहुत जल्दी से चीजों को ग्रैब कर लेते हो, स्किल्स भी इसके अंदर एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है, तो आपके अंदर भी वो सीखने की क्षमता कई हद तक बहुत ज्यादा पाई जाएगी। इसी तरीके से इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, ऐसी चीजें आपकी हेरिडिटी पे बेस करती हैं या फिर आपकी जो जीन्स के थ्रू आपके अंदर आती हैं, ठीक। अब ना ही केवल यही नहीं है, इसके अलावा देखिए और भी है, जैसे कि मान लीजिए एप्टीट्यूड जो स्किल होता है, ठीक है, एप्टीट्यूड स्किल्स भी आपको आपके पेरेंट्स से आती है, हेरिडिटी के थ्रू आती है, जिसको हम बोलते हैं योग्यता कौशल। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं योग्यता कौशल। किसी बच्चे के अंदर किसी भी कौशल को, किसी स्किल्स को सीखने की कितनी कैपेसिटी, कितनी एबिलिटी, कितनी योग्यता है उसके अंदर, उस एप्टीट्यूड स्किल्स के लिए, सो दैट इज, ये भी आपको आपके पेरेंट्स से, आपकी हेरिडिटी से आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और नेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं हार्मोन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। जो हार्मोन होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है। हार्मोन होते क्या है भाई, हार्मोन एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए। एक ऐसे तत्व आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर, ठीक है, जो बेसिकली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है, ये बेसिकली आपके हार्मोन्स होते हैं। अब होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, तो हर एक ग्लैंड अपना अलग अलग उनका फंक्शंस है। कोई ग्लैंड कोई सा हार्मोन सिक्रीट कर रही है, कोई सा कर रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको हम, पीयूष ग्रंथि, है ना। अब देखो इसका बेसिकली, इस ग्रंथि का क्या मेन रोल होता है। ये जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज के लिए, ग्रोथ के लिए और सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई भी अगर इम्बैलेंस हो जाता है, ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, तो उससे आपकी ग्रोथ इफेक्ट होगी।
सीधी सी बात है। देखो इसके अंदर से बहुत ज्यादा भी हार्मोन सीक्रेट होना अच्छी बात नहीं होती है और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा होना भी एक क्या होता है, इम्बैलेंस का निशानी होगी। ठीक है, मतलब आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो चुके हैं। इसी तरीके से बहुत कम भी नहीं आपके हार्मोन सीक्रेट होने चाहिए, एक लेवल होना चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए हर चीज के बीच में। इवन आप कोई भी चीज अपनी लाइफ में करेंगे तो हर चीज के बीच में एक बैलेंसिंग करके ही करना। बहुत किसी भी चीज की अति या बहुत किसी भी चीज की कम, कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है ना कम ना ज्यादा। तो एक बैलेंस में चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए यहाँ ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स हैं, जो बेसिकली किसको इफेक्ट करते हैं, ये वाले हार्मोन्स ग्रोथ को करते हैं, आपकी वृद्धि को करते हैं, आपके विकास को करते हैं। अगर ये यहाँ से होंगी तो यहाँ से आपकी हाइट इफेक्ट होगी। ठीक है, आप कितने लंबे होते हो वो भी यहीं से डिपेंड करता है, यही ग्लैंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। काफी बच्चे अगर परेशान होते हैं ना हाइट को लेके कि हम बड़े छोटे रह गए, तो भैया इसकी वजह से रह गए। कुछ कहेंगे कि हम तो कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए, इतना भी नहीं होना था, तो वो भी इसकी वजह से हो गए हो। बात आई समझ में? तो ये बेसिकली हार्मोन्स भी होते हैं। और हार्मोन्स के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इवन यहाँ तक की जो डिसीजेज होती हैं, है ना, क्या होती है, जो बीमारियां हैं, जो डिसीजेज हैं। अब जैसे कौन सी, मान लीजिए आपके अंदर मान लीजिए जो डायबिटीज होती है, ठीक है, डायबिटीज हो गई, है ना, जो शुगर हो जाती है। और भी जो इस तरह की मान लीजिए किसी को कुछ मान लीजिए हार्ट वाली प्रॉब्लम है ना, कोई हार्ट रिलेटेड जो डिसीज होती है ना, कि किसी को दिल की कुछ बीमारी है, डेट्स कॉल्ड हार्ट रिलेटेड डिसीजेस। तो ये सब चीजें जो होती हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेट कर रहे हैं, चाहे वो आपकी डायबिटीज हो, चाहे वो आपकी ओबेसिटी हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो होता है ना कि जो आपकी बेसिकली वंशानुक्रम चलती चली आती है, कि ये तो इनके दादाजी को भी शुगर है, तो इनके पापा को भी हो गई, फिर बच्चे को भी हो गई शुगर, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये भी आपके हेरिडिटी पे ही बेसिकली बेस्ड करती हैं। तो ये सारी चीजों को आप लोग समझेंगे, बात आई समझ में? इसके अलावा दूसरा हम फैक्टर की बात करेंगे बायोलॉजिकल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल। इसको एक ही तरीके से माना गया है, यानी कि शारीरिक या जैविक आप इसको बोलेंगे, किस वे में मानते हैं, डेट इज कॉल्ड जैविक ही है ये। ठीक है, इसके अंदर आपका फिजिक आता है या आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो फिजिक या बॉडी स्ट्रक्चर इन व्हाट सेंस, मान लीजिए बच्चे का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, उसका जो चीजें हैं वो बेसिकली कैसी हैं। और देखो इसके अंदर ना जो हेरिडिटी है, इसके अंदर आपका टॉकेटिव, ये भी चीज आ सकती है कि आप कितने टॉकेटिव हो, ठीक है, आप कितना बोलते हो, वो चीज भी यहीं से आ जाती है। कुछ चीजें आती हैं कि आपका जो नेचर है वो कैसा है, लाइक आप शांत ज्यादा रहना पसंद करते हो या आप बहुत ज्यादा बोलते हो, वो सब चीजें भी आपको यहीं से मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो बेसिकली आपको हेरिडिटी से ही मिलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, चाहे उसके अंदर आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ले लो, आप अपना टॉकेटिव वाली चीजें ले लो, नेचर ले लो, तो ये सब हेरिडिटी से आपके अंदर आ रही है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं? हाँ, इसी को ना यहाँ पे बोला जाता है होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड होमो, ठीक है, होमो सेपियंस। तो इसका होमो जो है बेसिकली इसका मतलब होता है मनुष्य, ठीक है, मतलब इंसान। और ये इंसान कैसा होता है? चतुर है, बुद्धिमान है, इसलिए इसको यहाँ पे ये चीज बोल दी जाती है, क्योंकि वो कैसा है? चतुर है, ठीक है, बुद्धिमान है। सो डेट्स वाई कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। और ये जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है, लैटिन से बेसिकली इसको लिया गया है, डेट्स कॉल्ड लैटिन वर्ड हो जाता है ये। ठीक है, तो इसको आप लोग समझेंगे। अब हम बात कर रहे थे कुछ बायोलॉजिकल और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी फिजिक। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के अंदर कोई डिफॉर्मिटीज है, बचपन से ही वो मान लीजिए वीक है, ठीक है, वो कमजोर है, तो जो उसका जो विकास होगा, उसकी जो चीजें ग्रोथ होंगी, वो उसकी हर चीज पर इफेक्ट करेगी। उसकी जो वीकनेस है बॉडी की, उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा बड़ा सूखा टाइप का है ना, मान लीजिए हो सकता है उसको एक न्यूट्रिशन इतना प्रोवाइड ना हो, या वो एक मतलब बचपन से ही इतना पतला है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो ग्रोथ है वो उस चीज को इफेक्ट होगी, उसकी ग्रोथ इन सब फैक्टर से। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी बायोलॉजिकल चीजों से निकल के, है ना। यहीं पे कोई दूसरी साइड मान लीजिए बच्चा है जो बहुत हष्ट पुष्ट है ना, बहुत तंदुरुस्त है, तो उसकी चीजें क्या होंगी भाई? उसका विकास भी तेजी से होगा, उसकी ग्रोथ भी, उसकी हाइट भी अच्छे से बढ़ेगी, हर चीजें होगी। तो ये थोड़ी सी इन सब चीजों पे भी इफेक्ट करती है ना। कहते थे बचपन में, अरे यार बड़ा तगड़ा बच्चा है, ये तो देखो बड़ा लंबा है, अभी से बड़ा लंबा हो गया ये तो, है ना, अभी तो कुछ 2 साल का है, देखो कितना लंबा है। तो ये सब चीजें क्या है? ये उसका फिजिक है भैया, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है। तो इट मीन्स उसकी हाइट, उसकी जो ग्लैंड्स है वो अच्छे से वर्क कर रही है, उसके हार्मोन अच्छे से वर्क कर रहे हैं।
इसी तरीके से एक फैक्टर होता है जेंडर, ठीक है, एक फैक्टर होता है जेंडर। जेंडर कैसे? जेंडर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे बहुत ज्यादा तो इसका नहीं आप लिखोगे जेंडर वाला, मेन तो देखो हेरिडिटी वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एनवायरमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो जेंडर्स के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 जेंडर है भैया, एक है बॉयज का और एक हो गई गर्ल्स का। तो बॉयज के अंदर ये देखा जाता है आमतौर पे कि जो लड़कों का विकास होता है, लाइक लड़के क्या होते हैं, टॉल ज्यादा हो जाएंगे गर्ल्स से, है ना, थोड़े स्ट्रॉन्गर रहते हैं गर्ल्स से, तो ये चीज भी थोड़ी सी इफेक्ट करती है ग्रोथ डेवलपमेंट में। अच्छा, गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स लड़कों के मुकाबले इतनी स्ट्रांग नहीं पाई जाती हैं, इतनी लंबी भी नहीं पाई जाती हैं, लेकिन उनके अंदर जो मेच्योरिटी होती है वो देखी जाती है कि लड़कों से कहीं जल्दी लड़कियों के अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी बेसिकली फैक्टर्स के अंदर आता है कि जेंडर भी इफेक्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। बात आई समझ में? अब हम लोग बात कर रहे थे, आपका फिजिक हो गया भैया, अगर वीक है, बॉडी स्ट्रक्चर वीक है, चीजें वीक है, तो थोड़ा कम स्लो प्रोसेस से विकास होने की संभावनाएं हो सकती है, धीरे से हो सकता है, तो ये सब चीजें भी इफेक्ट करती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की। देखो अभी इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी इतने नहीं है, अभी तो बहुत सारे हैं, ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी फैक्टर्स की। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स समझो इस साइड में। एक्सटर्नल मतलब जो बाह्य चीजें हैं, जैसे जो वातावरण से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे क्लाइमेट है, कोई बच्चा कहाँ पे पैदा होता है, वहां का जो क्लाइमेट है, मौसम है, वो उसको इफेक्ट करेगा। अगर कोई बच्चा साउथ इंडिया में पैदा हुआ है क्योंकि वो गर्म है, और कोई मान लीजिए ठंडी जगह पे पैदा हुआ है, तो वहां का मौसम, वहां का तापमान, वहां की हर चीज, ऊंचाई नीचाई, हर चीज बच्चे को इफेक्ट करेगी, उसके ग्रोथ में भी, उसके डेवलपमेंट में भी, है ना। इस तरीके से जो आपकी कल्चरल सोसाइटी होती है, समाज संस्कृति, ये भी तो एक तरीके से बाहर या एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाती है। तो ये सब चीजें भी तो इफेक्ट करती हैं कि भैया जिस कल्चर में उसने बेसिकली जन्म लिया है, वहां का कल्चर कैसा है। अब मान लीजिए बच्चा अलग अलग रिलीजन से, सपोज करो, क्या करता है, अलग अलग उससे वो रिलेट होता है, ठीक है, कोई कहीं से बिलोंग करेगा, कोई किसी से होगा, कोई किसी से होगा, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई कुछ है, तो सबके कल्चर अलग अलग हैं, तो उनका विकास, उनकी चीजें वो उसी तरीके से होंगी, जो चीजें वो बच्चा बचपन से देख रहा है, अब उसके अंदर वही तरह की चीजें आ रही हैं। सोशली भी वो उस तरीके से डेवलप हो रहा है, इमोशनली भी वो उस तरीके से डेवलप हो रहा है। तो ये कल्चरल जो समाज है, जो संस्कृति है, ये भी तो बच्चे के डेवलपमेंट पे पूरा प्रभाव डालती है। तो सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। इसके अलावा अभी हम आगे बढ़ेंगे। आप जो चीजें हैं इनको नोट्स कर सकते हो, जो मैं आपको लिखवा रही हूँ ये मैं आपको एक नोट के फॉर्म में लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए लिखने में, छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, समझते चले जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जैसे यूनिट 1 कंप्लीट होगी, क्वेश्चंस करा दूंगी सारे, जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, तो ताकि और आपकी जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से मजबूत हो जाए, आपकी पकड़ अच्छे से बन जाए, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंटरनल फैक्टर्स के अंदर हमने हेरिडिटी वाला फैक्टर्स पढ़ा, बायोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ा, ठीक है। और बायोलॉजी के अंदर हमने फिजिक्स पढ़ी, बॉडी स्ट्रक्चर्स पढ़ा। मतलब वही चीज की अगर बच्चा थोड़ा सा वीक है तो आप उससे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपको बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, है ना। जैसे आप लोगों ने अपना खुद का एग्जाम्पल लो, आपके स्कूल में बहुत पतले पतले वाले बच्चे होते थे पहले ना, जो बहुत ज्यादा ही सूखे होते थे, तो आप बोलते थे कि भाई तू रहने दे, तू मत भाग, तू रहने दे, आजा आजा। तो वो सब क्या है, इट मीन्स आपको लगता है कि भाई वो बहुत कमजोर है, उसकी फिजिक इतनी नहीं है, तो वो जल्दी थक जाएगा, है ना, उसके अंदर भी उतनी ताकत नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, आपकी ग्रोथ को, आपके डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, आपकी जो स्किल्स होती है, उन सबको बेसिकली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब देखो अब क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले हम इंटरनल को सारा कवर कर लेते हैं। इंटरनल फैक्टर्स, आंतरिक जो आपके प्रभाव है, कारक है, वो आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद में फिर एक साथ आपको एक्सटर्नल कराऊंगी, ठीक है। एक्सटर्नल में मैंने वही सेम चीज लिखी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, जो वातावरण वाले जितने भी कारक हैं, जलवायु है, ठीक है, मौसम है, एल्टीट्यूड्स है, कोई भी चीज है, वो सब आपके एनवायरमेंट में आते हैं। और देखो एनवायरमेंट में एक और चीज आती है, जैसे कि जब बेबी किसमें होता है, मॉम के वोम में होता है, पेट में, गर्भ में होता है, तो उस टाइम पे उसका क्या असर पड़ता है एनवायरमेंट का। और दूसरा, जब वो बाहर आ जाता है, जब वो पैदा हो जाता है, तब क्या उसके ऊपर एनवायरमेंट का असर पड़ता है, यानी कि बिफोर वॉर्म एंड आफ्टर वॉर्म वाला हम भी देखेंगे, तो वो हम इसको बाद में देखेंगे। पहले हम सारे इंटरनल कवर करते हैं। अब देखो इंटरनल के अंदर आपके जो इमोशनल फैक्टर्स हैं वो भी इंटरनल में आते हैं, मतलब संवेगात्मक जो कारक हैं, जो भावनात्मक कारक हैं,
वो सब आपके इमोशनल के अंदर आते हैं। अब आपके अंदर बहुत तरह के इमोशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके अंदर फियर, एक डर होगा, एंगर, कोई गुस्सा होगा, ठीक है। आपके अंदर हैप्पीनेस का एक इमोशंस है, आप बहुत खुश हैं, ठीक है। मान लीजिए सैडनेस है, मतलब आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, और भी XYZ बहुत तरह के, ठीक है। आपके अंदर मान लीजिए लव का इमोशन है ना, और भी बहुत सारे इमोशंस हो सकते हैं। तो ये सब आपके इमोशंस होते हैं। जैसे वो इमोजीज होती है ना, व्हाट्सएप पे हर जगह इमोजी का यूज करता है इंसान, तो जब वो अपने इमोशंस को दर्शाता है तो वो इमोजी का यूज कर देता है। बातों को ना कह के वो इमोजी उस हिसाब से भेज देता है कि सामने वाले इंसान समझ जाता है कि भाई इसके इमोशंस ये हैं, ये हाथ जोड़ रहा है मतलब नमस्ते कर रहा है या थैंक यू बोल रहा है, ऐसे है ना। बाकी अलग अलग इमोजीज हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब हम बात करते हैं इमोशन फैक्टर्स में ही। जैसे क्या होता है ना, मान लीजिए, अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ। सपोज करो कोई बच्चा है और वो बहुत ज्यादा खुश है, हैप्पी है, ठीक है। अब जो हैप्पी इमोशंस होगा, अगर आप खुश हो तो उसका प्रभाव आपके ऊपर सकारात्मक पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? अगर आप खुश हो तो एक पॉजिटिव वे में आपके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, आपका डेवलपमेंट उस पॉजिटिव वे में होगा। अगर आप खुश हो, आप बहुत हैप्पी हो, आप क्या करोगे? आपका मन बहुत अच्छे से पढ़ाई में लग रहा है, आप बहुत खुश हो, एनर्जेटिक हो, तो उसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पर पड़ रहा है कि आप बहुत अच्छे से अपनी पूरी पढ़ाई कर जा रहे हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी चीजें, आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, आप इंप्रूव हो रहे हो, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो इंप्रूव हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप सैड हो, आप बहुत दुखी हो, तो उसका असर आपकी चीजों पे पड़ेगा। अगर आप बहुत दुखी हो, आज आप लड़के घर से आए हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा? और मान लीजिए आज आपको कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है और आप अंदर से बहुत दुखी हो, बहुत नेगेटिव हो, तो उसका इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस में दिख जाएगा, ठीक है। आप उतना अच्छा नहीं खेल पाओगे, आप उतना अच्छा उस स्किल को ग्रैब नहीं कर पाओगे जितना आप उस खुशी वाले इमोशंस में कर सकते हो। सो इसीलिए इमोशंस जो फैक्टर्स होते हैं, इनमें बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इनमें क्या करना? बैलेंस बनाना, ठीक है, क्योंकि ये हमारे CBSE को इफेक्ट करते हैं। हमारे कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, फिजिकल, शारीरिक, सोशल, सामाजिक, इमोशनल, संवेगात्मक, तो यही हो गया। मोरल, हर तरह के बेसिकली जो डेवलपमेंट है उनको इफेक्ट करता है। बात आई समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हम बेसिकली बात करेंगे, देखो जेनेटिक डिफरेंसेस। जेनेटिक डिफरेंसेस मतलब लैंगिक भिन्नता। और ये मैंने आपको, जब मैं आपको हेरिडिटी वाला पढ़ा रही थी तो उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था एक पॉइंट कि क्या भैया जेंडर भी इफेक्ट करता है। अगर आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, तो मैंने पहले ही जेंडर को भी ले लिया था। जेंडर कैसे भैया? बॉयज गर्ल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ना लैंगिक के अंदर क्या आ जाता है, देखो जो गर्ल्स होती हैं, तो जो गर्ल्स होती हैं, ये पाया जाता है कि गर्ल्स के अंदर जो एक मेंटल डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा तेजी से होता है। गर्ल्स के अंदर जो मैच्योरिटी आती है, जो परिपक्वता के जो लक्षण आते हैं, वो गर्ल्स के अंदर ज्यादा तेजी से आते हैं रादर देन बॉयज, ठीक है। इसी तरीके से गर्ल्स जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, उनका मेंटल डेवलपमेंट ज्यादा जल्दी से हो जाता है। यहीं पे अगर मैं बॉयज की बात करूं तो बॉयज जो होते हैं वो फिजिकली तरीके से उनका डेवलपमेंट तेजी से होता है ना, उनकी ग्रोथ तेजी से बढ़ती है, वो वैसे थोड़े से हष्ट पुष्ट रहते हैं, थोड़े स्ट्रांग रहते हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में। तो ये एक लैंगिक भिन्नता है, जेनेटिक डिफरेंसेस के अंदर ये पॉइंट आ जाता है। बात आई समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब बौद्धिक तरीके से जो आपके इंटेलेक्चुअल चीजों से कनेक्ट है, कॉग्निटिव चीजों से कनेक्ट है। तो इंटेलिजेंस में क्या है भाई, जैसे जिसका ज्यादा, सीधी सी बात है, ग्रेटर IQ वाली बात आ जाती है। जिसका IQ ज्यादा होगा उसके अंदर CBSE भी ज्यादा होगा, मतलब उसके अंदर ये सारे डेवलपमेंट तेजी से होंगे और अच्छे पाए जाएंगे जिसका IQ ज्यादा होगा। ये तो बात समझ में आती ही नहीं आती है। तो ये इंटेलिजेंस हमारी रीजनिंग एबिलिटी को इफेक्ट करता है, हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, किसी चीज को सॉल्व करना है, एक एबिलिटी कैसी है, डिसीजन मेकिंग कैसा है, तो ये सारी चीजें आपकी जो है इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आपके इंटेलिजेंस को प्रभावित करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सोशल नेचर, यानी कि सामाजिक प्रकृति, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये जो सामाजिक प्रकृति आपकी कैसी है, यानी कि सोशली आप किस तरीके से बेसिकली बिहेव करते हैं, जो आपका सोशलाइज यस, तो ये आ गया आप लोगों का बेसिकली इंटेलिजेंस। अब हम लोग बात करेंगे सोशल नेचर पर, यानी कि सामाजिक प्रकृति आपकी कैसी है ना। मतलब मान लीजिए जो इंसान का ना जो एक सोशलाइजेशन, जो एक बिहेवियर होता है,
यस, तो ये था बेसिकली आप लोगों का इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है, कि अगर जिसका जितना ज्यादा आईक्यू होगा उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट भी उतना ही ज्यादा और उतना ही तेजी से बेसिकली होना है। अब अगर हम बात करते हैं सोशल नेचर की, यानी कि आपकी सामाजिक प्रकृति कैसी है, ठीक है, इसको एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे। ये हो गई आपकी सामाजिक प्रकृति। मान लीजिए आप समाज में कितने अच्छे से एडजस्टमेंट बिठा के चल रहे हैं, कितने अच्छे से आप लोग बेसिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे जो आपका सोशल नेचर होगा वो कहीं ना कहीं पे इम्प्रूव होना है। तो उससे आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं उसको एक बूम दे देगा, है ना, वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए इंसान का जो एक सोशलाइजेशन जो होता है, जो इंसान की एक जो सामाजिक प्रकृति है, उसको भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें इफेक्ट करती है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ओन एक्सपीरियंस। ओन एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि भैया ये बेसिकली अनुभव, आपके खुद के अनुभव पर भी आपका जो ग्रोथ है, आपकी जो डेवलपमेंट है वो इफेक्ट करती है। तो आप यहाँ पे लिख लो हिंदी वालों, दैट इज अनुभव पर, ठीक है। ओन एक्सपीरियंस मतलब अपने खुद के अनुभव। कैसे भैया? अब अनुभव हर इंसान का दो तरीके का होता है। आप खुद देखो, आपके अनुभव दो तरीके के हैं, आपका एक अच्छा अनुभव भी है और एक बुरा अनुभव भी है, ठीक है। तो अनुभव हमेशा मान लीजिए, अगर आपने किसी चीज का आपको एक्सपीरियंस पॉजिटिव है तो उसका आपके दिमाग में बन जाएगा कि हाँ भैया इसका तो मुझे पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से जो आपकी ग्रोथ है उस अनुभव को देख के वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। और अगर आपको किसी चीज का अनुभव नेगेटिव है, दैट इज एक नकारात्मक किसी चीज का प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ा है, आपकी चीजों पर पड़ा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेके आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी, या आप उससे मान लीजिए डरने लगेंगे, या आपका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं पे उससे इफेक्ट होना है। तो इसीलिए पॉजिटिविटी नेगेटिविटी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है इंसान के डेवलपमेंट पर। इस चीज को समझेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एंडोक्रीन ग्लैंड्स। ये मैंने आपको पहले समझा भी दिया था, मैंने जो आपको हार्मोन्स वाले एग्जाम्पल दिए थे उसमें मैंने आपको समझाया था। ये क्या होता है भैया, यहाँ से एक ये ऐसे ग्लैंड्स है जहां से आपके हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या होता है। मान लीजिए एंडोक्रीन ग्लैंड है आपकी, और इनसे क्या होगा, हार्मोन सीक्रेट हो जाएंगे, ठीक है, सिक्रेशन होगा। तो जो किस चीज में हेल्पफुल होते हैं हार्मोन जो सीक्रेट हुए, भाई एक तो आपके मेंटल डेवलपमेंट में, आपका मेंटल डेवलपमेंट जो है, जो आपका मानसिक विकास है वो इस चीज पे डिपेंड करेगा। दूसरा आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है, मींस आपका जो शारीरिक विकास है वो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए, और इसको आप एक तरीके से हार्मोन के अंदर भी लिख सकते हो, अदर से ग्लैंड्स। मैं तो बस एक पॉइंट के तौर पे आपको समझा देती हूँ, ज्यादा से ज्यादा चीजें कोशिश करती हूँ कि आपके लिए मतलब लिख दूं पॉइंट्स के बेस पे, ताकि आपकी हर तरफ से जो बेसिकली जो क्लियरिटी है क्वेश्चंस को लेके वो अच्छे से आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। एक अच्छे से आपको जो सारी की सारी चीजें हैं वो बेसिकली बस समझ में आ जाए, ये मेन उद्देश्य है, ठीक है। और देखिए एक और चीज है, अगर आपको मेरी स्पीड बोलने की थोड़ी ज्यादा लगे तो थोड़ा सा आप अपने फोन को हल्की कम कर लो, अपनी फोन की स्पीड, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है। अगर मैं बहुत ज्यादा धीरे धीरे भी बोलूंगी तो फिर बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना, और सिलेबस बहुत देर में कवर हो पाएगा, और टाइम अपने पास कम है। फैब तक अपने आप को सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, सारा सिलेबस भी करना है, एक बहुत बड़ा टास्क हमने ले लिया है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि भैया थोड़ा स्पीडली हम करें। आप फोन की, अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज आपको फील होती है, तो आप थोड़ी सी अपनी फोन की स्पीड को कम कर लें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर मैं धीरे धीरे बोलने लगी अपनी स्पीड को तो वीडियो आपकी पता नहीं कितने घंटे की चली जाएगी, तो कोई फायदा नहीं, और सिलेबस उतना ही धीरे से कवर होगा। तो मेरा बस टारगेट ये है कि मैं कैसे बस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊं और फिर क्वेश्चंस को कवर कराऊं, ताकि आपके पैडागोजी में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और बाकी फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो तब वहां से और पता चलेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों की हो जाती हैं। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो इंसान की ग्रोथ को या डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज है, आज शायद आपको थोड़ा सा फिर से विजिबिलिटी हल्की सी धुंधली दिख रही होगी, या थोड़ा नहीं अच्छे से दिखा होगा। जो हमारी कल वाली क्लास थी, यानी कि क्लास 4th, है ना, जो आप लोगों ने बोला भी है कि उसमें बहुत अच्छा दिख रहा है, तो उसका रीजन ये था कि उसमें मैंने थोड़ा सा फोन चेंज कर दिया था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो वहां पे आपको क्लियर दिख रहा है। तो अब क्या है, न्यू ईयर से ना आप लोगों को क्लियर ही दिखेगा, आप फोन ही चेंज कर दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको क्लियर दिख जाएगी, ठीक है। बाकी अभी आप लोग, अगर आपको थोड़ा धुंधला भी दिख रहा है हल्का, तो अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लो कुछ दिन के लिए, उसके बाद नॉर्मल बेस पे आ जाएगी गाड़ी। धीरे धीरे हर चीजें हम इम्प्रूव करते चलेंगे, है ना, क्योंकि अभी मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं
है चीजों का, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव कर रही हूँ। बाकी इसीलिए मैं आपसे रिव्यूज मांगती हूँ कि दे दिया करो, बता दिया करो, जहां मेरी कुछ कमी है चीजों में, जिस भी चीज में, तो मैं उसको अच्छे से इम्प्रूव कर लूं, है ना। तो चलिए ये सारी चीजें हैं, आप इसको एक बार देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स कि बाह्य कारक कौन कौन से हैं। देखिए अभी हम लोगों ने अपना कवर करा है सारा इंटरनल फैक्टर्स जितने भी थे, ठीक है। अब हम लोग कवर करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है बाह्य कारक, वो होता है आपका वातावरण, ठीक है। वातावरण के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो सब बच्चे की ग्रोथ को और बच्चे के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब हम आगे की सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले है इसमें आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SES भी बोल देते हैं। ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता क्या है, यानी कि सामाजिक आर्थिक कारक। अब देखो इसके अंदर ना आपका सबसे पहली चीज आती है इकोनॉमिक, जिसमें हम समझ रहे हैं कि भैया इकोनॉमी भी इसके अंदर आ जाएगी, इनकम है, चीजें हैं, ऑक्यूपेशन है, सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसमें सबसे बड़ा जो कारक होता है वो होता है एजुकेशन का। आपकी पेरेंट्स की जो एजुकेशन है वो भी बच्चे की वृद्धि विकास पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। कैसे डालती है? अब आप एक चीज सोचिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देके बता रही हूँ। जैसे क्या होता है जब लड़कों की शादियां होती हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा लड़का है बढ़िया, तो उसकी शादी हो रही है। अब क्या होता है पेरेंट्स का या फैमिली का क्या होता है, या फिर जो लड़के नहीं भी पढ़ते हैं तो भी वो यही चाहते हैं कि उनकी जो दुल्हनिया आए, ठीक है, उनकी जो वाइफ आए वो कैसी हो, पढ़ी लिखी हो। आपने सुना होगा फैमिली में सारी चीजें कि भैया पढ़ी लिखी बहू लेंगे, है ना। चाहे एक बार को ठीक है लंबी हो ना हो, छोटी जैसी भी हो भाई, पर पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ऐसा होता है। तो फैमिली से बड़ा सुनने के लिए आता है। तो वो पढ़ी लिखी क्यों हर कोई मांगना चाहता है? भैया उसके पीछे रीजन ये है, वो तुम्हें थोड़ी ना पढ़ाएगी, शादी के बाद वो तुम्हें थोड़ी ना पढ़ाने बैठेगी। उनका मेन रीजन होता है कि जब बच्चे होंगे तो एटलीस्ट वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, वो उतनी तो एटलीस्ट कैपेबल हो कि बच्चों को लाइक 2nd क्लास से ट्यूशन ना भेजना पड़े, उनको वो इतना तो पढ़ा ले। तो पढ़ी लिखी बहू इसलिए सबको चाहिए होती है क्योंकि भाई आगे जब अपनी पीढ़ियां आएंगी तो एटलीस्ट वो उन पे ध्यान रख सके, उनकी एजुकेशन में उनकी हेल्प कर सके, बच्चों की अच्छी से बेसिकली टेक केयर कर सके, ठीक है। सो दैट्स एक रीजन होता है। तो पेरेंट्स की जो एजुकेशन होती है, जो शिक्षा होती है, वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो बच्चे का विकास भी अच्छे से होगा, वो अपने बच्चे पे अच्छे से नजर बना के रखेंगे, उनकी हर चीज को देखेंगे, क्या वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, सारे फैक्टर्स से वो बेसिकली नजर बनाएंगे। तो उससे क्या होगा भाई, बच्चे की ही तो इंप्रूवमेंट होगी, है ना। सो दैट्स व्हाई पेरेंटल एजुकेशन इसमें आ जाती है। दूसरा इनकम है, ऑक्यूपेशन है। भाई ऑक्यूपेशन भी तो पेरेंट्स का बेसिकली इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। इनकम भी तो करेगी या नहीं करेगी, कैसे करेगी? अगर मान लीजिए कोई इंसान जिसकी इनकम बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, जैसे जो मजदूर लोग होते हैं उनकी इनकम बहुत कम होती है, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, तो क्या होता है भाई वो लोग इतना अच्छा एक न्यूट्रिशन अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, एक इतनी अच्छी बैलेंस्ड डाइट, एक पौष्टिक आहार वो अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम है, उनका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है कि उसके अंदर इतनी इनकम जनरेट ही नहीं होती है। सो अब आप बताइए, जब उनके बच्चे को वो सब न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं मिलेंगी, उनके बच्चे को डेली दूध नहीं मिलेगा, हरी भरी सब्जी नहीं मिलेंगी, वो बच्चे बस बेचारी सूखी 2 रोटी जैसे तैसे मिल जाती हैं, उन्हें खा के सो जाते हैं। तो क्या इस तरह की जब उनके अंदर बैलेंस्ड डाइट की कमी होगी, तो ये बता दो इस क्या बैलेंस्ड डाइट से उनकी ग्रोथ या उनका डेवलपमेंट इफेक्ट नहीं होगा? होगा ना, नेचुरल सी बात है। तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ पर, बच्चे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। बात आई समझ में? तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके बाद दूसरा अगर हम देखते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षा और प्रशिक्षण का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कैसे भाई, बच्चों को आप अगर ज्यादा से ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज, उनको अवसर अगर आप प्रोवाइड करते हो, उनको अलग अलग चीजों के लिए अवसर दोगे, तो उनका डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा तेजी से विकसित होगा, उनके अंदर स्किल्स आएंगी। उनको जितनी आप एडिक्वेट फैसिलिटीज दोगे, मतलब पर्याप्त सुविधाएं उनको दोगे, तो उनका जो स्किल्स होगा वो बेसिकली क्या होगा, ग्रो करेगा, है ना, जिससे उनका डेवलपमेंट होगा, उनकी वृद्धि होगी, उनकी हर चीजें होंगी। और ये दोनों जो फैक्टर्स होते हैं वो किस चीज के लिए काम आते हैं भैया? एक इनेट जो हैबिट्स होती हैं, मतलब जो एक जन्मजात जो बच्चे के अंदर जो हैबिट्स हैं उनको और ज्यादा डेवलप करने में इन दोनों का रोल होता है। बात आई समझ में? तो भाई सीधी सी बात है। अब आप खुद देखो, जब बच्चे को आप फैसिलिटीज देते हो, सारी चीजें, ठीक है, अगर मान लीजिए स्कूल में क्या होता है, स्कूल होता है, ठीक है, स्कूल में अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, तो उसमें टूर्नामेंट्स वगैरह
होते थे चिल्ड्रंस डे पे, गेम्स वगैरह होते थे। तो अगर आपने बच्चों को बोला कि ठीक है भाई, बच्चे ने आपसे पूछते हैं बच्चे कि क्या मम्मी हम इसे पार्टिसिपेट कर ले, आपने कहा हाँ बेटा कर लो, तो वो पार्टिसिपेट करेगा, उसकी स्किल्स जनरेट होंगी, वो खेलेगा कूदेगा, उसका शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक लेवल पे भी होगा, हर तरीके से उसका विकास होने वाला है। बच्चों के साथ खेलेगा, कोऑर्डिनेशन भी बनाना बैठेगा, हर चीज वो बेसिकली सीखेगा। तो ये क्या होता है भाई, उसको अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हो। यहीं पे अगर एक बच्चा है, मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, एक को तो आपने बोल दिया हाँ बेटा जाओ खूब खेलो, मजे लो, खूब मतलब अपना जो है करो, सारी चीज में पार्टिसिपेट करो। दूसरे को आप मान लीजिए कैद में रख रहे हैं कि नहीं, कोई कहीं नहीं जाना, घर के अंदर रहना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है, बाहर किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो ये क्या है, एक को तो आप अवसर प्रोवाइड कर रहे हो, एक को उसी चीज से रोक रहे हो। अब आप दोनों के अंदर डिफरेंस खुद से देख लेना, कौन ज्यादा आपको एक्टिव लगेगा या दिखेगा। कौन भाई, जो हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो मल्टी डायरेक्शनल वे में, मल्टी डायमेंशनल तरीके से वो बच्चा परिपक्व हो रहा है, ठीक है, उसको हर चीज की बेसिकली आदत हो रही है, हर चीज वो सीख रहा है, उसकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं। उसका वहां से देखिए लैंग्वेज में भी उसका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बनेगा, उसका कोऑर्डिनेट चीजें जो एक जो होता है ना कि इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट फॉर कोऑर्डिनेट पावर जो होती है बच्चे के अंदर, वो भी उसके अंदर जनरेट हो जाएगी। उसको एक ग्रुप के अंदर किस तरीके से बिहेव करना है, सोशली तरीके से, इसको कहते हैं सामाजिक तरीके से, जब वो एक ग्रुप के अंदर, पीयर ग्रुप के अंदर जाके इन्वॉल्व होगा तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी होगा, उसके इमोशंस भी होंगे वहां पे, वो सब चीजें भी उसकी डेवलप होंगे। हारेगा तो उसको गुस्सा भी आएगा, बुरा भी लगेगा, जीतेगा तो खुश भी होगा, उसके अंदर वो थोड़ा सा बैलेंस बनाना सीखेगा। तो ये सब चीजें होती हैं कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके डेवलपमेंट में, बच्चे की ग्रोथ के, उसके डेवलपमेंट में। बात आई समझ में। उसके बाद आता है होम एनवायरनमेंट, मतलब घर का वातावरण कैसा है। अब आप खुद सोचो, जब छोटे छोटे, देखो 2 तरह के एनवायरनमेंट होता है। एक घर का एनवायरनमेंट होता है जहां पे बड़ी सुख शांति फील होती है, मतलब कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, मॉम डैड में ऐसी कोई लड़ाइयां नहीं होंगी भयानक वाली, ठीक है, घर का एनवायरनमेंट एकदम से स्ट्रेस फ्री रहता है। तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो कि जैसे इसमें आ सकता है आपका स्ट्रेस फ्री, कि क्या आपके घर का जो वातावरण है वो एकदम से शांतिपूर्ण है, स्ट्रेस फ्री है या नहीं है। जितना ज्यादा बच्चा, एक मान लीजिए किसी घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े होते हैं, ठीक है, बात एग्जाम्पल समझाते हैं हम आपको। किसी घर में मान लीजिए बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसका मान लीजिए कि कोई बच्चा है, तो वो क्या करेगा, वो उन लड़ाई झगड़ों को देख रहा है, वो देख रहा है कि मम्मी पापा आपस में कैसे लड़ाई कर रहे हैं, वो देख रहा है कि ताऊ ताई किस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। तो इन दैट केस क्या होगा भाई, वो भी तो वही चीज सीखेगा। तभी तो कहते हैं कि बच्चे के आगे कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम ना करो, मतलब लड़ाई झगड़े ना करो, वरना बच्चा जो देखता है वही वो सीखता है, उसके अंदर वही सब क्वालिटीज डेवलप होने लगती हैं। उसको लगेगा कि अरे पापा तो ऐसे डांट रहे हैं मम्मी को, ठीक है ऐसे करना होता है, वो भी अपनी मम्मी से उल्टा बोलेगा। क्यों? क्योंकि पापा बोल रहे हैं, वो सीख रहा है उनसे। तो ये सब चीजें हैं। आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो बच्चे की ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा असर डालता है। जो वो देखेगा वही वो सीखेगा। सो डेट्स वाई स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। एनवायरनमेंट होम का एक वार्म होना चाहिए, एक हारमोनियस होना चाहिए। हारमोनियस मतलब एक सामंजस्यपूर्ण हो, एक बेसिकली वातावरण घर का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी है कि भैया केयरिंग पेरेंट्स हैं या फिर नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड लिख लो कि भैया जो पेरेंट्स हैं वो आपके केयरिंग है या नहीं है। ऐसे मान लीजिए बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स बिल्कुल केयरिंग नहीं होते। बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा क्या खा रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा पूरे दिन फोन में क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं होता। बस अपने तक वो सीमित होते हैं, ठीक है, अपनी बिजनेस अपने जॉब में लगे रहते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल एकदम ऐसे चील की तरह नजर बना के रखते हैं, मीन्स एकदम ऐसे कि ओ क्या कर रहे हो, दिखाओ फोन में क्या खोला, मीन्स क्या देख रहे हो भाई। फोन में बहुत चीजें, आजकल बच्चे क्या करते हैं, गेम्स, पूरे दिन गेम्स में लगे रहते हैं। तो बच्चे पे आप देखते हो ना, पेरेंट्स नजर बनाना बहुत जरूरी होता है। सो पेरेंट्स की केयरिंग, क्या आपके पेरेंट्स केयर हैं, आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक होम एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं कि घर के अंदर आपको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो ये सब चीजें बच्चे की ग्रोथ पर, बच्चे के डेवलपमेंट पर असर डालती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए कल्चरल फैक्टर्स, जो सांस्कृतिक कारक होते हैं, जो हम अपने कल्चर से, अब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब बच्चे ने जन्म लिया तो उसकी कोई कास्ट नहीं होती, पहली चीज। जब बच्चा, ठीक है, अब जैसे ही क्या हुआ, बच्चे ने जन्म लिया, सोसाइटी में आ गया, अब भैया वो उसके, तो उसके पीछे सबसे बड़ा तो एक कास्ट का फैक्टर जुड़ गया, एक सबसे बड़ा एक रिलीजन जुड़ गया कि अच्छा हिंदू धर्म में लिया है या मुस्लिम में लिया है या किस में लिया है, ठीक है, जो भी होता है।
तो अब क्या होता है, जैसा बच्चा, अब जब बच्चा छोटा है उसे कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, उसके लिए सब बराबर है, ठीक है। धीरे धीरे वो बड़ा होगा, अपने कल्चर को देखेगा कि भैया जैसे मान लीजिए हमारे कल्चर में कि हिंदू इस तरीके से अपना फेस्टिवल मनाते हैं, मुस्लिम इस तरीके से मनाते हैं, क्रिश्चियन इस तरीके से मनाते हैं, तो एक अलग अलग जो रिलीजन है उनको वो देखेगा, वहां से वो चीजें सीखेगा कि इस तरीके से चीजें हो रही हैं। वो देखेगा कि क्या क्या आपकी आस्थाएं हैं, नजरिया क्या है, मूल्य, कौशल, आदत, धर्म, प्रथाएं, भाषा। अब जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो सीखेगा, सोसाइटी में रहेगा, कल्चरल फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करेंगे, है ना। कि देखो जैसे अब मान लीजिए यूपी की थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज होता है, अगर आप वेस्ट यूपी की बात करो, यहीं पे अगर आप ईस्ट यूपी की साइड चले जाओ तो वहां पे भाषा में बड़ा थोड़ा मिठास देखने के लिए मिलती है, और ये फैक्ट है ना। अगर आप यूपी की बात करो थोड़ी यहाँ की खड़ी बोली हो जाती है, और इधर ईस्ट की साइड जाओगे थोड़ी मिठास आ जाती है भाषा में। तो वहां का जो बच्चा होगा वो देख रहा है कि उसके कल्चर में सब कैसे बोल रहे हैं, कितने प्रेम पूर्वक तरीके से, उसके लैंग्वेज के अंदर डेवलपमेंट आने शुरू हो जाएंगे। वो देखेगा कि क्या क्या प्रथाएं हमारे धर्म में होती हैं, हमारे कल्चर में होती हैं, हमारी सोसाइटी में होती हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब एक कल्चरल फैक्टर्स हैं, जो एक सांस्कृतिक कारक, जो एक सांस्कृतिक कारक जो बच्चे के वृद्धि पर और बच्चे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। ये सब क्या है, ये सब वही चीज है जो बच्चा बेसिकली क्या है, बच्चा सीख रहा है। तो जो चीजें बच्चा सीखेगा वही वो उसी तरीके से उसका डेवलपमेंट होने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके कल्चरल फैक्टर्स में आ जाती हैं। इसके बाद क्या है, बैलेंस डाइट की तरफ अगर हम देखेंगे, अब देखो इसमें ना कल्चरल फैक्टर्स में और आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स, जैसे बिलीफ वगैरह के अगर मैं एग्जाम्पल्स दूं, या कस्टम्स वगैरह के जो प्रथाएं होती हैं उनके। अब क्या होता है, मान लीजिए अब जैसे दो तरीके के, एक होते हैं जैनिज्म जो होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के धर्म है बहुत सारे। तो मान लीजिए कुछ लोग बिलीव करते हैं, ठीक है, किसी की जो फैमिली है, चीजें हैं, सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जिनके साथ वो रह रहा है, या कोई कोई धर्म बिलीव करते हैं किसमें, कि भैया कर्मा जो होता है उससे बड़ी कोई पावर नहीं है। और कुछ बिलीव करेंगे लक, कि नहीं लक है जो है, ठीक है। तो ये बच्चा जिस हिसाब से सीख रहा है, जिस हिसाब से देख रहा है, उसी हिसाब से वो चीजों को अपने अंदर ग्रैब कर रहा है, उसको बेसिकली अपने अंदर ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं। अब दूसरा आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब यहाँ पे हो गया, आप इसको लिख सकते हो कि भैया पौष्टिक आहार, ठीक है, मतलब एक पौष्टिक आहार, एक न्यूट्रिशन जो वैल्यूज होती हैं वो सारी चीजें हैं, ठीक है। एक डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डाइट तो खा रहे हो तो बट वो डाइट बैलेंस्ड खाओगे तो वो बच्चे की सीधी सी बात है, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हेरिडिटी, एनवायरमेंट और आपके न्यूट्रिशन जो होते हैं, ये बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में 3 फैक्टर ऐसे हैं जो सबसे पहला आपका रोल प्ले करती हैं। भाई सीधी सी बात है, आप खुद देखो, मैंने आपको ये चीज पहले भी क्लास में बोली थी, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको मम्मियां बड़ा ध्यान देती हैं कि बेटा ये खाओ वरना हाइट नहीं बढ़ेगी, ये खाओ वो करो, साइकिल चलाओ, ये करो। तो ये सब क्या है, आपको बैलेंस डाइट क्यों दी जाती है, क्योंकि आप उस एज में होते हो जहां पे आपका विकास बहुत तेजी से होना होता है, ठीक है। वो तो एक एज पे आने के बाद रुक जाता है, बट उससे पहले कोशिश करती हैं पेरेंट्स की उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी डाइट खिलाएं, दूध खिलाएं, दूध में भी बॉर्नवीटा डाल के दे दे, आपको जो है बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाएं। तो ये सब क्यों, ताकि आपकी ग्रोथ अच्छी हो, आप टॉलर हो, आप लंबे हो, आपकी मसल्स मजबूत बने, आप स्ट्रांग हो अंदर से। तो आपका, और जितने आपकी ग्रोथ आप स्ट्रांग होगे उतना ही आपका डेवलपमेंट, चाहे वो सीबीएसई टर्म में, उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी बैलेंस डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वरना आप खुद देखो, जिन बच्चों को बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है, जो इतना अच्छा भोजन नहीं कर पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उनके जो विकास होता है वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाता है। वो इतनी तेजी से उनके अंदर चीजें ग्रैब नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो रेट होता है ग्रोथ डेवलपमेंट का वो थोड़ा सा स्लो होता है। बात है समझ में। तो ये वाली आपकी बैलेंस डाइट होती है। इसके बाद आता है 2N। अब ये 2N क्या है, पहले आप इन सबको समझ लो, नोट्स अपने प्रिपेयर करते चलो साथ के साथ। 2N वाला मैं अब समझाऊंगी। 2N में क्या होता है, 2 इन्फ्लुएंसेस होते हैं, एक नॉर्मेटिव और एक नॉन नॉर्मेटिव, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैं आपको अभी समझाऊंगी, पहले आप इसको एक बार देखेंगे। यस, तो देखिए अभी हम लोगों ने एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़े, उसके अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे, ठीक है। भाई ये कौन कौन से कारक होते हैं जो वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बिल्कुल लास्ट 2 पॉइंट्स और रह जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले 2N है। एक 2N का कॉन्सेप्ट होता क्या है, 2N का मतलब होता है, एक है आपका नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस जिसको हम बोलते हैं नियामक, ठीक है, नियामक प्रभाव,
और दूसरा होता है नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, जिसको हम बोलते हैं गैर मानक प्रभाव। नॉर्मेटिव के अंदर आपके बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल दो चीजें आ जाती हैं। बायोलॉजिकल मतलब जैविक और एनवायरमेंटल मतलब जो पर्यावरण से रिलेट करती हैं। और नॉन नॉर्मेटिव के अंदर आपके अनयूजुअल लाइफ इवेंट्स आ जाते हैं, मतलब जो जीवन के अंदर जो घटनाएं होती हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं बायोलॉजी के अंदर कैसी चीजें। मान लीजिए अगर मैं एक सेक्सुअल मैच्योरिटी की बात करती हूँ, ठीक है, तो वो जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, ठीक है, वो इंसान के अंदर जब आप अपनी एक अडल्टहुड में रहोगे, इवन नॉट ओनली अर्ली एडल्टहुड बल्कि जो एक लेटर अडल्टहुड होता है उसमें भी बनी रहती है, बट कहीं ना कहीं ओल्ड एज में आने के बाद उसके अंदर आपको थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। सो दैट्स एक बायोलॉजिकल तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं, या और भी चीजें रीजंस और भी चीजें हो सकती हैं। इसी तरीके से एनवायरमेंटल के अंदर तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जैसे मान लीजिए जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको लिख लेना। और इसी तरीके से एनवायरमेंटल के अंदर क्या आ गई भाई, एनवायरमेंटल के अंदर जो भी चीज एनवायरमेंट से रिलेट कर रही है, जैसे मान लीजिए फ्लड्स हो गए, ठीक है, या फिर जो डिजास्टर्स आ जाते हैं, तो ये सब चीजें इफेक्ट करती है या नहीं करती है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अब मान लीजिए इतने सारे जो एरियाज होते हैं जहां पे फ्लड्स, बाढ़ आपको हर बार देखने के लिए मिल जाती है कि फिर से आई, ये हुआ वो हुआ, तो वहां के जो बच्चे होते हैं उनकी चीजें इफेक्ट होती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जहां पे बच्चा बहुत एक नॉर्मल क्लाइमेट एरियाज के अंदर रह रहा है, अच्छे से रह रहा है, कोई फ्लड नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वहां के बच्चों का विकास एक अच्छा रहेगा, अच्छे से रहेगा। बट जहां पे बार बार फ्लड्स आ रही हैं, डिजास्टर्स आ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं बच्चा इफेक्ट होता है। हर चीजें उसके साथ होती हैं, उसके दिमाग में, उसके स्किल्स में, उसकी हर चीजों के अंदर वो चीज आ जाती है। उसको अब यहां से वहां जाना पड़ेगा, हर चीजें यहां से छोड़ के बाहर निकलनी पड़ेंगी। तो ये सब एक ऐसे प्रभाव होते हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं, है ना। तो डेट्स वाई ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इसमें आप एक पेरेंटहुड, पेरेंट केयरिंग को भी ले सकते हो, बट मेन एनवायरमेंटल से रिलेटेड इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो इस तरह के जो बच्चे होंगे उनकी ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उनकी डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, अगर हम बात करते हैं नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस की, मीन्स जो गैर मानक प्रभाव होते हैं, तो इसमें अनयूजुअल लाइफ इवेंट्स, जो अचानक से जो घटनाएं आपके साथ घटित हो जाती हैं। अब कितनी आई, जैसे फॉर एग्जांपल जो डेथ वगैरह हो जाती है ना, डेथ के एग्जांपल्स आप ले सकते हो। अब मान लीजिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि जिनके माँ बाप बिल्कुल बचपन में ही मतलब बच्चों को छोड़ के गुजर जाते हैं, तो उनके बच्चों के ग्रोथ पे, उनके डेवलपमेंट पे बच्चों का असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है बच्चों की चीजों को, है ना। तो ये अनयूजुअल इवेंट्स होते हैं, या लाइक कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। सो इस तरह की चीजें आपके नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं। तो बात है समझ में। आगे बढ़ते हैं बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर, यह है आपका, अब मैंने आपको एक्सटर्नल में सबसे पहले एनवायरमेंट पढ़ाया था, जिसमें क्लाइमेट, वेदर, है ना, एल्टीट्यूड, ये सब चीजें दी थी। अब एक एनवायरमेंट का ही एक और पार्ट है, जो कि है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब बच्चा वोम में होता है मदर के, तो उस केस में भी कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉपर नरिशमेंट बच्चे का होना चाहिए। उसको प्रॉपर क्यों बोला जाता है, माओ को जब माँ गर्भावस्था में होती है कि उनको अच्छा अच्छा खाने को दो, उनको ये दो वो दो, क्यों, ताकि भाई जो माँ खाएगी वो अंदर जाएगा, फिर वही तो बच्चे को मिलेगा, उस हिसाब से उसकी हेल्थ होगी। अगर माँ प्रेगनेंसी में कुछ खाएंगी नहीं तो बच्चे को कैसे न्यूट्रिशन मिलेंगे, बच्चे को कैसे वो पौष्टिक आहार मिलेंगे, जहां से बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा, बच्चे की बॉडी डेवलप होगी, हर चीजें डेवलप होंगी, तो वो कैसे होगा। सो डेट्स वाई एक प्रॉपर नरिशमेंट होना बहुत जरूरी होता है। पी एंड एम हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पी का मतलब है फिजिकल, देखो माओ की जब माँ गर्भावस्था में होती है उस टाइम उनकी फिजिकल हेल्थ, और दूसरा एम का मतलब है उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी शारीरिक और उनकी मानसिक हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं ना, जब आपने देखा होगा जब प्रेग्नेंट होती है लेडीज, तो बोला जाता है कि भैया अच्छे से खाओ, घूमो, टहलो, ताकि बच्चा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, है ना, एक हेल्थी बच्चा होना चाहिए। और तो बेसिकली अगर माँ की मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी, अगर वो मान लीजिए स्ट्रेस में रहेंगी, परेशान रहेंगी, तो उनकी उससे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो जब उनके उस पे इफेक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका असर बच्चे के अंदर भी जाएगा। अगर वो फिजिकली स्वस्थ नहीं है, रोज बीमार हो रही है, रोज उनके साथ कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसका इफेक्ट बच्चे के अंदर भी तो जाएगा, उसके डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ सब पर जाएगा। सो डेट्स वाई प्रेगनेंसी के टाइम विमेंस का एक हेल्दी होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद है एस एंड एम। एस एंड एम का मतलब होता है, एस का मतलब है सिंगल और एम का मतलब होता है मल्टीपल।
ठीक है। एम का मतलब होता है मल्टीपल चाइल्ड, इसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आपने कभी देखा होगा जब किसी किसी के ट्विंस हो जाते हैं और किसी किसी के तो ट्रिपल भी हो जाते हैं, मतलब 3-3 बच्चे हो जाते हैं, है ना, किसी किसी के 2 भी हो जाते हैं या फिर सिंगल, तो देखो एक उस चीज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एक तो सिंगल बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए, तो उस चीज के लिए ज्यादा चीजें उसको कंज्यूम वो करेगा। अगर सिंगल बच्चा होता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो हेल्थ होगी, अब जो माँ खाएगी, एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जो मान लीजिए माँ खाती है, तो वो सारी चीजें, अगर एक सिंगल बच्चा है पेट के अंदर तो एक ही बच्चे को मिल रहा है, सारी चीजें, सारे न्यूट्रिशन एक ही बच्चा कंज्यूम कर रहा है। वहीं पे 2-3 बच्चे हैं अगर, तो उनमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो जाता है, थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा ये, है ना। फिर इसी तरीके से उनकी केयरिंग में भी डिवीजन हो जाता है, उनकी हर चीज में डिवीजन हो जाता है, तो वो चीजें भी थोड़ी सी इफेक्ट करती ही हैं। उसके बाद है 2Q न्यूट्रिशन। 2Q का मतलब है यहाँ पे, एक Q का मतलब है भैया क्वालिटी और दूसरे का मतलब है क्वांटिटी, ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन की क्वालिटी और क्वांटिटी। जब बच्चा गर्भ में होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जब बच्चा पेट में है माँ के, उस केस में कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो एक 2Q की हमने बात बताई। 2Q मतलब एक क्वालिटी इफेक्ट करेगी कि किस तरह का आप भोजन खा रहे हो, उसके अंदर कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आप उल्टा सीधा खा रहे हो, ठीक है। अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा प्रेगनेंसी में खाओगी तो उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा, उनकी ग्रोथ पर, उनकी डेवलपमेंट पर पड़ेगा। जितना आप पौष्टिक आहार खाओगे उतना ही बच्चा आपका हेल्दी हो रहेगा। सो ये सबसे बड़ा फैक्टर मीन्स क्वालिटी अच्छी खाओ, जो भी खाओ अच्छा खाओ, कम खाओ पर अच्छा खाओ, हाँ। और दूसरा है नेक्स्ट क्वांटिटी। क्वांटिटी भी मैटर करती है। क्वांटिटी मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा ही तुम खा रहे हो और ये भी नहीं बहुत कम ही खा रहे हो। एटलीस्ट ये है कि थोड़ा, मतलब एक होता है ना कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेके खाओ, इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्स बीच बीच में ले लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस सुबह का खाया तो फिर सीधा रात में खाना खा रही हो, थोड़ा सा गैप ले लेके खाओ, क्योंकि बच्चे को नीड होती है। उस टाइम बच्चे का अंदर विकास हो रहा होता है, उसका ब्रेन वहां पे डेवलप हो रहा होता है, उसके अंदर बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन्स का बहुत अच्छे से रहना, उनको एक फ्री एनवायरनमेंट मिले, स्ट्रेस फ्री वो एनवायरनमेंट में रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, घूमे टहले। तो सीधी सी बात है भाई, असर पड़ता है हर चीज का। तो ये वाली चीज आपकी हो जाती है। उसके बाद है N&A डिलीवरी। N&A का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो इसीलिए ना मैं इनके मतलब आपको समझाती चल रही हूँ। अगर आपको, अब आप अपने जब नोट्स बनाओ लिखो तो उस S के आगे लिख लेना सिंगल, M के आगे मल्टीपल लिख लेना, Q के आगे क्वालिटी क्वांटिटी लिख लेना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, समझा देती हूँ, है ना। तो अच्छा, N&A डिलीवरी का मतलब है कि डिलीवरी 2 तरीके से होती है, एक नॉर्मल डिलीवरी होती है और एक आपको दूसरी पता ही एबनॉर्मल कह सकते हो, या फिर जो आपकी ऑपरेशन वाली होती है उस चीज को यहाँ पे बोला गया है। तो उसका भी तो इफेक्ट पड़ता है जो नॉर्मल डिलीवरी वाले। अब क्या होता है, जब आपने देखा होगा, खैर जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वहां पे आसानी से बच्चा हो जाता है। ऑपरेशन में थोड़ी माँ को भी कष्ट होते हैं, बाद में माँ की भी हेल्थ इफेक्ट होती है उससे। तो ये सब चीजें भी बच्चों के उस पर डिपेंड, उसके इफेक्ट पे, उनकी ग्रोथ पर बेसिकली इफेक्ट डालती है। उसके बाद है एक्सीडेंट और डैमेज, मतलब कोई एक्सीडेंट या डैमेज पेट के अंदर तो नहीं हुआ। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं कि लाइक किसी ना किसी चीज की वजह से कुछ डैमेज हो जाता है अंदर, तो बच्चे को प्रभावित करता है। मान लीजिए आप लोग गिर जाते हैं, जैसे होता है ना कई बार औरतें मान लीजिए प्रेगनेंसी के टाइम गिर गई तो उससे उनका बच्चा अंदर इफेक्ट हो जाएगा, तो वो डैमेज को बोला गया है। या कोई एक्सीडेंट जो अनयूजुअल एक्सीडेंट तरीके से हुए हैं, अब कोई जानबूझ के तो गिरेगा नहीं, तो डेट्स वाई, तो वो इस तरह की चीजें बच्चों को इफेक्ट करती है ना अंदर। और आप देखोगे हार्मफुल रेडिएशंस, कुछ ऐसी रेडिएशंस में तो नहीं है बच्चा। अब जैसे आपने देखा होगा जब सूर्य ग्रहण वगैरह पड़ता है तो ये बोल दिया जाता है कि जो वुमेन्स हैं, मतलब प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं, वो बेसिकली बाहर ना जाए। ऐसा बोला जाता है कि उसका एक प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, और वो सोए ना, ये ना खाएं, ये ना करें, बहुत चीजें ऐसी बोली जाती हैं। तो ये हार्मफुल जो रेडिएशंस हैं, और भी रेडिएशंस, तो बेसिकली इस तरह के कोई भी रेडिएशंस जब बच्चा आप प्रेगनेंसी में होते हो तो बच्चे को बेसिकली वो चीजें प्रभावित करती हैं। सो डेट्स वाई इन्हें हम कहते हैं कि भाई एनवायरमेंटल में फैक्टर्स होते हैं जो जब बच्चा पेट के अंदर होता है, वो में होता है, तो वो इन सब चीजों से इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आफ्टर बर्थ। अब बच्चा अंदर है, अब बच्चा भैया ने, बच्चे ने जन्म ले लिया, आगे वो इस दुनिया में, बहुत बड़ी दुनिया है ना, आगे वो अब वहां पे क्या क्या चीजें करेंगी भाई। अब उसके साथ मान लीजिए कोई, अब ये सोच लो आप
बच्चा बाहर निकलते ही फिर जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब आपके आफ्टर बर्थ के फैक्टर्स हैं। फिर उसके अंदर आपका सोशल कल्चरल भी आ जाता है, उसमें आपके SES मतलब जो सोशो इकोनॉमिक वाला है वो भी आ जाता है। जितने भी फैक्टर्स हैं फिर तो वो आफ्टर बर्थ वाले ही फैक्टर्स होते हैं। तो इसके अंदर सारी चीजें हैं, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं समझा दूंगी, बाकी आपको पता होगा। जैसे एक्सीडेंट हो जाए बच्चे, कुछ चीजें हो जाती हैं ऐसी ऐसी, मतलब घटनाएं हो जाती हैं, इंसिडेंट कुछ ऐसे हो जाते हैं लाइफ में, तो वो सब बच्चे की ग्रोथ पर प्रभाव डालते हैं। बच्चे के अगर मान लीजिए एक्सीडेंट में उसका कोई पार्ट डैमेज हो गया है ना, और वहां की ग्रोथ नहीं हुई, या कई बार ऐसा होता है कि भैया इतनी ज्यादा चोट लग जाती है कि कई बार पैर भी नहीं होते, कट जाते हैं, या कोई ऐसी डिसीज हो गई लाइक पोलियो एंड ऑल, तो ये सब इफेक्ट कर रहे हैं आफ्टर बर्थ के बाद आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कोई इंसिडेंट आपके साथ ऐसा घटित हुआ, ऐसी मेडिकल केयर, आपको कितनी अच्छी केयर, अगर आप बीमार हो तो आपको कितनी अच्छी केयर प्रोवाइड हो रही है, कितनी अच्छी आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, कितने अच्छे से आपका उपचार हो रहा है, तो वो सारी चीजें हैं। ये सब चीजें भी तो इफेक्ट करती हैं। अब मान लीजिए जो बच्चे बेचारे जिन पे इतना नहीं होता है, जो लोग इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं ले जा सकते हैं अपने बच्चे को, तो वो थोड़ा सस्ता सा देखते हैं कि भाई कोई आराम से हल्का सा अपने उसमें अंदर मिल जाए। और वहीं पे जिसके पास काफी पैसा है, सब कुछ है, वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में लेके जाएंगे, तो उनको उतनी अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट्स मिलेंगे, फैसिलिटीज मिलेंगी, केयर मिलेगी, तो वो सब चीजें भी तो इफेक्ट करती है बच्चों पर। इसी तरीके से पेरेंटहुड के अंदर आपकी पेरेंट्स केयर हर चीज आ जाती है कि आप मतलब कितने अच्छे तरीके से अपने बच्चे की आप केयर कर पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो, कितने अच्छे से उसका आप ध्यान रख रहे हो, कितना अच्छा एक आपको मातृत्व और पितात्व बेसिकली निभा रहे हो। तो वो सारी चीजें बच्चे की आफ्टर बर्थ के बाद इफेक्ट करती हैं, उसकी ग्रोथ पर भी। जितने अच्छे से पेरेंट्स ध्यान देंगे हर चीज में, हर एक फैक्टर्स में, उतना अच्छे से उनका जो बच्चा होगा बेसिकली वो रहेगा, उसकी ग्रोथ होगी, उसकी हर चीजें होंगी। ऐसे ही SES के अंदर आपका सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं भाई, जिसके अंदर आपकी इनकम आ जाती है पेरेंट्स की, उनका ऑक्यूपेशन आ जाता है, उनकी एजुकेशन आ जाती है, ये सब हो गया। स्कूलिंग, नेबरहुड, जो क्वालिटी है स्कूल की वो कैसी है, जो नेबरहुड है, आपके आसपास के आस पड़ोसी कैसे हैं। अगर मान लीजिए पड़ोसी बहुत ज्यादा खराब रह रहे हैं तो बच्चा, और मान लीजिए बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं, ठीक है, अब्यूज लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, उनको देख के इसी तरीके का सीखेगा। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी चीजों को ग्रैब करते हैं, अगर आप उनके सामने गाली देते हो ना तो वो देने लग जाते हैं उल्टा। तो ये क्या होता है, ये सब क्वालिटी है। दैट्स व्हाई बोला जाता है, क्यों बोलते हैं सब कि यार हम तो जब अपना मतलब बेबच्चे हो जाएंगे तो हम यहाँ गांव छोड़ के या ये छोड़ के हम बाहर चले जाएंगे, या अच्छी स्कूलिंग उनको प्रोवाइड करेंगे, या इधर शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। तो ये सब चीजें क्यों बोली जाती हैं, इसलिए तो बोली जाती हैं क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, जिसके अंदर नेबरहुड, स्कूलिंग, ये सारी चीजें आती हैं, वो सब चीजें बच्चे की ग्रोथ को और बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। सो आप किस तरह की स्कूलिंग उनको प्रोवाइड कर रहे हो, क्वालिटी कैसी है स्कूल की, कैसे टीचर्स हैं, कैसे एनवायरमेंट है, कैसे बच्चे हैं, कैसे, तो ये सब चीजें कैसी कहां से वो बेसिकली फैसिलिटीज वो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो अब हर कोई क्यों चाहता है अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, इसलिए तो चाहता है कि भाई अच्छा स्कूल होगा, अच्छे से बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, अच्छे टीचर्स होंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी उनके अंदर स्किल्स होंगी, तो उनका अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो ये सब चीजें होती हैं। नेबरहुड भी इसलिए सब अच्छा ही चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि उनके आस पड़ोसी अच्छे हो, सभ्य हो, है ना, ऐसे ना हो कि उल्टे सीधे विचारों वाले ना हो। और हर कोई यही चाहता है कि भैया आस पड़ोसी अगर अच्छा है तो मतलब सब अच्छा है। बच्चा वही सीखेगा जो आस पड़ोस से देखेगा, जो घर से देखेगा। सो दैट्स व्हाई उनकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। कास्ट, रिलीजन, कंट्री, अब बच्चे ने जन्म लिया, अब भैया ठीक है इंडिया के अंदर जन्म लिया, हमने तो USA के अंदर, इस तरीके से अलग अलग कंट्री का इफेक्ट पड़ता है। वो सब आपके आफ्टर बर्थ के बाद फैक्टर्स होते हैं। जिस कंट्री में, जिस संस्कृति के अंदर आप जन्म लोगे, बच्चा आपका ऐसा ही हो जाता है। USA में लोगे तो USA के जैसे अपने वो कल्चर फॉलो करेगा, ठीक है, अपनी ड्रेसेस पहनेगा। इंडिया में लोगे तो इंडिया के अकॉर्डिंग रहेगा, ड्रेसेस पहनेगा, भाषा बोलेगा, खाना खाएगा। सो ये सब क्या है, ये सब फैक्टर्स हैं। जिस धर्म में मिलेगा उस धर्म के अकॉर्डिंग बच्चा अपना चलेगा, है ना। जिस भी धर्म में उनके जो भी कल्चर्स होंगे, उनके जो भी बेसिकली बिलीफ्स होंगे, फेथ्स होंगे, नॉर्म्स होंगे, ऐसी तरीके से जिस कास्ट मिलेगा, कास्ट का बहुत बड़ा तो रोल, तो कास्ट में जिस हिसाब से कास्ट मिलेगा उस हिसाब से उसकी चीजें प्रभावित होंगी। तो ये सब और ये जितने भी फैक्टर्स आते हैं इसको आप सोशो कल्चरल फैक्टर्स ही बोल देते हो। क्या बोल देते हो उसको आप, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है, सोशल कल्चरल फैक्टर्स। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी में लिखती हूँ ना तो ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सोशल कल्चरल जो फैक्टर्स होते हैं,
तो यानी कि सामाजिक और जो सांस्कृतिक कारक होते हैं ये सब चीजें इसमें इंक्लूड भी हो जाती हैं। और भी चीजें हैं, सिर्फ यही नहीं है कि जो मैंने लिखा है यही है, आप खुद भी सोच सकते हो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे कि ये सब चीजें तो है ही, ठीक है। इसी तरीके से आपको मान लीजिए कोई भी ऐसी फैसिलिटीज मिल रही है, चाहे वो स्कूलिंग हो, एजुकेशन सिस्टम हो, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो ऐसे जितनी भी चीजें हैं वो सब आपके आफ्टर बर्थ के बाद ये सब चीजें आप लोगों की इफेक्ट करती हैं बच्चे के ग्रोथ पर, बच्चे के बेसिकली मानसिक विकास पर, उसके पूरे सीबीएसई पर, मतलब कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, हर तरीके के फैक्टर्स पर, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए इसके अंदर एक लैंग्वेज आ गया, भाई लैंग्वेज भी तो करती है, नहीं करती है? बच्चा जैसा देखेगा, जैसा बोलेगा, उसी तरीके से सीखने लग जाता है। जैसे शब्द वो सीखेगा घर में, अगर घर के लोग बहुत ज्यादा मान लीजिए इंग्लिश बोलते हैं स्टार्टिंग से ही, तो बच्चे के अंदर वही वाली हैबिट क्या होती है, डेवलप होने लग जाती है। आप खुद देखो, अगर आप अपने बच्चे से जितना ज्यादा इंग्लिश में वर्ड्स बोलोगे, जिस तरह की लैंग्वेज यूज करोगे, तो उसको भी वही हैबिट पड़ जाती है। वो भी ज्यादा से ज्यादा बोलेगा, मम्मा वेयर आर यू, मम्मा प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो डेट्स, ये सब क्या है? ये सब वही तो है, जैसे आप बच्चों को बोलोगे, जैसा आप बच्चों को सिखाओगे, बच्चा इसी तरीके से सीखता है। इसलिए बोला जाता है कि जैसे बच्चे को बचपन में मोल्ड कर दो, मतलब उसको जिस दिशा में मोड़ दो ना, वो उसी दिशा में फिर चलने लगता है ना। इसलिए जब बच्चा छोटा होता है उसकी केयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब आपने भी चीज सुनी होगी कि अब जैसे आजकल पेरेंट्स सब बिजी होते जा रहे हैं, ठीक है, सबका अपना ऑफिस है, बिजनेस है, जॉब है, तो अब बच्चा घर पे अकेला रहता है। या फिर जो होते हैं ना कि नन्स वगैरह या कुछ इस तरह के लोग जो बेसिकली मेड्स और जो होते हैं ना चाइल्ड टेकर्स जो होते हैं, उनको बेसिकली छोड़ दिया जाता है बच्चों के साथ। तो ये सब क्या है? तो इसलिए बोलते हैं कि बचपन में माता पिता की बहुत जरूरत होती है बच्चे को। वो उसको शायद जो चीज सिखा सकते हैं उतना कोई और नहीं सिखा सकता, है ना। जो वैल्यूज एक पेरेंट्स बच्चे के अंदर दे सकता है उसको, वो शायद कोई और इंसान नहीं दे सकता है। सो दैट्स व्हाई बचपन में आप बच्चे को जैसा मोल्ड कर दोगे, जैसा उसको सिखा दोगे, इसी तरीके से आपका जो बच्चा होता है वो हो जाता है। तो ये सारे के सारे आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर मैंने चुन चुन के कोशिश करी है हर जगह से, बस आपको मैं करा दूं, तो कोई चीज रहे ना। और वाकई पेडागोजी A to Z आपके माइंड पर बेस करती है कि कितना आपका माइंड खुला है, किस तरीके से आप चीजों को सोच रहे हो, कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब आप आसानी से अपने पेडागोजी कर लेते हो। रही बात क्वेश्चंस की, कोशिश यही रही जाएगी कि संडे टू संडे क्वेश्चंस आपके कराए जाएं, ठीक है। बाकी अभी जैसे फर्स्ट यूनिट जल्दी से बस 2-3 दिन और लगेगा फर्स्ट यूनिट के अंदर, फर्स्ट यूनिट आगे कंप्लीट हो जाएगी, फिर अगेन क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट यूनिट के 1 दिन सारे, फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस आप भी रखो, कंसिस्टेंसी बना के रखो। और देखो लाइक शेयर का मैं आपसे नहीं बोलती हूँ, पर अगर आपको वीडियो पसंद आया करे, क्योंकि आप वॉच तो बहुत सारे करते हो बट लाइक बहुत ही कम देते हो तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं, आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से और वही पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे। कोई भी जीवन का लक्ष्य है, कोई भी चीज है, नेगेटिविटी तो लानी ही नहीं है, चाहे कितना ही डिफिकल्ट टास्क क्यों ना हो लाइफ का। बस ये जब भी तुम्हें टास्क करना ही करना पड़ेगा आफ्टर ऑल, तो बेटर है पॉजिटिविटी के साथ कर लो। करना जब भी तुम्हें ही है, जब भी तुम्हें ही है, ठीक है। तो नेगेटिव में जाओगे तो फिर नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, और जब नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे तो स्किल्स में कमी आएगी, परफॉर्मेंस में कमी आएगी, डेवलपमेंट में कमी आ जाएगी। बात है समझ में? तो हर चीज को साइकोलॉजी से आप लोग जो है कनेक्ट कर करके पढ़ना शुरू करो, लिंक करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलिए ये था आप लोगों का। बाकी प्लेलिस्ट पूरी एक बना दी गई है भाई, पूरी प्लेलिस्ट आप चैनल पे जाके भी डायरेक्ट देख सकते हो। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देती हूँ। KVS 2022-23 करके CDP पेडागोजी की प्लेलिस्ट करके नाम है उसका, उसको आप लोग देख लो, जिसमें जो वीडियो जिसकी रह रही है, क्लास वाइज वीडियो बढ़ती रहेंगी, क्लास के अकॉर्डिंग आप लोग देखते चलो। आपका सारा सिलेबस टॉपिक वाइज मैं कवर कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पूरी मेहनत मैं आपके साथ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग बस अपनी सारी तैयारी करेंगे। कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट नहीं समझ आता है, तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ओके। सो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।